नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, यूकेपीएससी ने फाइनली उत्तराखंड प्रवक्ता के फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। काफ़ी समय से वेट कर रहे थे सभी लोग कि कब इसके फॉर्म आएंगे, लेकिन अब दोस्तों फाइनली फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो जल्दी से भर लीजिए। उसके बाद फिर संपूर्ण मनोयोग से उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी में लग जाइए। पहले आपको स्क्रीनिंग एग्जाम देना होगा, फिर मुख्य परीक्षा देनी होगी। जब स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर पाओगे, प्रवक्ता स्क्रीनिंग की सीढ़ी तो दोस्तों आपको चढ़नी ही पड़ेगी, तभी जाके ही मुख्य परीक्षा में आप अपीयर हो पाओगे। एंड देन उम्मीद करेंगे कि मुख्य परीक्षा भी आपकी निकले और आपका सिलेक्शन हो। लेकिन पहले प्रवक्ता स्क्रीनिंग भी क्लियर करना आवश्यक है। और यूकेपीएससी ने ऑलरेडी ही अपने कैलेंडर में मेंशन कर दिया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम अप्रैल में होगा। तो आपके पास यहाँ से ऑलमोस्ट 6 मंथ हम मान सकते हैं, अगर आप कम भी ले तो 5 मंथ तो आपके पास हैं। बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहना। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्रवक्ता स्क्रीनिंग क्वालिफाई करोगे, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करना, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, तो उसकी प्रिपरेशन 2 या 3 महीने में नहीं हो पाती है। साथ ही साथ दोनों को पैरेलल लेकर चलना, इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 से लेकर विशेष हम दोस्तों मॉडल पेपर चला रहे हैं आज से, शिक्षण अभिरुचि के, टीचिंग एप्टीट्यूड के। अभी ये मॉडल पेपर में दोस्तों हम कुछ विशेष टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। धीरे धीरे आपके लिए बड़े बड़े मॉडल पेपर लेकर आते रहे, जैसे हम पहले भी लेकर आए हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, अप्रिशिएट करना है, जैसे पहले से आप करते हुए आए हैं। तो चलिए देखिए आज का मॉडल पेपर, इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादातर हमने क्वेश्चंस राधाकृष्ण आयोग और आरटीई और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमने इस पर बेस किया, कुछ मिक्स टाइप का आपका बनाया है जो कि आपको एग्जाम में मदद करेंगे। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताते हैं वो जरूर नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों फायदे में रहेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, सर डुअल लैंग्वेज कर दो, डुअल लैंग्वेज कर दो, तो डुअल लैंग्वेज भी कर दिया भाई तुम लोगों के लिए। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास को शुरू करेंगे और अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षा में किस प्रकार की स्वतंत्रता का सुझाव दिया? आर्थिक स्वतंत्रता, एकेडमिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता? व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन डिड द राधाकृष्ण कमीशन सजेस्ट? इकोनॉमिक फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकेडमिक स्वतंत्रता। जो राधाकृष्ण आयोग है दोस्तों, ये कब गठित हुआ था? 1948 में, 1949 में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो आयोग का दोस्तों यही मानना था कि दोस्तों जो विश्वविद्यालय हैं और जो शैक्षिक संस्थान है, इनको प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय मामलों में दोस्तों स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे शिक्षकों की स्वतंत्रता की हम जैसे बात करते, तो इसका अर्थ क्या है कि शिक्षकों को अपने विचार व्यक्त करने की, पढ़ाने की, शोध कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम भी दोस्तों आपका स्वायत्त होना चाहिए। जैसे विश्वविद्यालय है वो अपने पाठ्यक्रम बना पाए, परीक्षा प्रणाली में को बनाने में उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से प्रशासनिक स्वायत्तता भी होनी चाहिए। तो एकेडमिक स्वतंत्रता की दोस्तों इन्होंने बात करी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों में से किस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बल दिया गया? मतलब किस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब जो आपकी जो राधाकृष्ण आयोग की जो सिफारिश आई थी और उनके आधार पर जो फिर लास्ट में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किस पर बल दिया गया? ठीक है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के केंद्रीकरण पर, भारत की सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन पर, निजी शिक्षा संस्थानों के निर्माण पर, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर? So which of the recommendation of Radhakrishnan Commission emphasize on the national education policy? So on centralization of university administration, on the study of culture heritage of India, on the creation of private educational institution or on the curriculum of vocational education? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन पर। देखिए, जब आपने पढ़ा होगा राधाकृष्ण आयोग की हम बात करते तो उन्होंने दोस्तों वहां पर वैल्यू एजुकेशन की दोस्तों बहुत ज़्यादा बात करी थी। तो यहीं पर उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना है। वे देखिए, वे ज़्यादातर ये चाहते थे कि जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें क्या हो, मूल्यों का विकास हो ना। तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन पर दोस्तों बल दिया, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने राधाकृष्णन आयोग की जो सिफारिश थी कि भाई भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जो अध्ययन है वो छात्रों को कराया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें जो मूल्य है उनका विकास हो, अपने जो संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपने नैतिक मूल्य हैं, उनको छात्र प्रमुखता दें। ठीक है, तो इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बल दिया गया था। अगला देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस स्तर पर पाठ्यक्रम सुधारों की सिफारिश करी?
राधाकृष्ण आयोग बेसिकली आपको याद होगा कि हमने कई बार दोस्तों पढ़ाया भी, अगर नहीं भी है पहली बार भी देख रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो देखिए विश्वविद्यालय में किस स्तर पर पाठ्यक्रमों पे सुधारों की सिफारिश करी थी विश्वविद्यालय पर, जो विश्वविद्यालय राधाकृष्ण आयोग का जो दोस्तों गठन हुआ था, तो बेसिकली उच्च शिक्षा पर अपने सुझाव देने के लिए दोस्तों इसका गठन हुआ था, उसकी जो समस्याएं हैं जितनी भी, और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसी के लिए राधाकृष्ण आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। ठीक है, पर बेसिकली उच्च शिक्षा को सुधारना था। तो इसमें उच्च शिक्षा में देखिए स्नातक भी आता है, स्नातकोत्तर भी आता है, और भी तकनीकी शिक्षाएं भी आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली किस स्तर पर पाठ्यक्रम सुधारों की सिफारिश उन्होंने की थी? केवल स्नातक स्तर पर, केवल स्नातकोत्तर पर, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर, या फिर केवल तकनीकी स्तर पर? ओनली अंडर ग्रेजुएट लेवल, ओनली द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, द बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, या ओनली इन टेक्निकल एजुकेशन? ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर। ठीक है, स्नातक स्तर पर भी सुधार की दोस्तों इन्होंने बात करी थी। इन्होंने यही बोला कि स्नातक स्तर पर जो आपका पाठ्यक्रम है वो ब्रॉड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो छात्र हैं उनको विभिन्न सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिल सके। ठीक है, और उनको सामान्य शिक्षा के संग संग विशिष्ट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। ऐसे स्नातकोत्तर है, वहां पर भी दोस्तों इन्होंने सुधार की बात करी। इन्होंने बोला कि जो स्नातकोत्तर है वहां पर शोध पर ज्यादा महत्व की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि भाई जो रिसर्च है उसको प्रोत्साहित करने की इन्होंने सिफारिश करी। ठीक है ना, मतलब केवल छात्रों को केवल जो सब्जेक्ट है उसकी ही शिक्षा नहीं देनी है, उन्हें शोध और अनुसंधान के लिए भी क्या करना है, प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना है। तो ये इन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रमों पर सुधारों की सिफारिश करी थी। यानी इन्होंने कहा था कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश करी? यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम, शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों के क्रम में ही दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दोस्तों स्थापना हुई थी 1953 में। 1956 से दोस्तों ये फिर आपका संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है दोस्तों वैसे विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था 1945 तक। फिर बाद में जब राधाकृष्ण आयोग आए तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा आयोग होना चाहिए, एक ऐसा अनुदान आयोग होगा जो विश्वविद्यालयों को अनुदान देता रहे समय समय पर। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपकी राधाकृष्ण आयोग की स्थापना के बाद ही इसका गठन हुआ, यूजीसी का कह सकते हैं। तो ये आयोग बना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था। तो द राधाकृष्ण कमीशन रिकमेंड द एस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको चेक कर लेंगे, नॉट लिखा उसमें गलती से। इसके बाद देखेंगे राधाकृष्ण आयोग ने निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया? विश्वविद्यालयों के केंद्रीकृत प्रशासन पर, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता और आत्मशासन पर, विदेशी शैक्षिक संस्थानों के संग सहयोग पर, या फिर ग्रामीण शिक्षा पर? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द राधाकृष्ण कमीशन ले स्पेशल एम्फेसिस? ऑन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑन autonomy and self-governance of university, on collaboration with foreign educational institution, on rural education। मतलब राधाकृष्ण आयोग ने निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा विशेष बल दिया? तो किस पर दोस्तों इन्होंने बल दिया? इन्होंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता और आत्मशासन पर अधिक बल दिया। बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। तो जैसे मैंने दोस्तों अभी आपको ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने ये बोला था कि एकेडमिक स्वतंत्रता पर इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, इन्होंने एकेडमिक स्वतंत्रता की बात करी। तो वहाँ पर दोस्तों यही था कि आयोग का दोस्तों यही मानना था कि विश्वविद्यालयों को अपने जो शैक्षणिक है, प्रशासनिक है और वित्तीय मामले हैं उस पर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वो बेहतर शिक्षा प्रदान करे, स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता और आत्मशासन पर इन्होंने बल दिया। अगला देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षकों के लिए किस प्रकार की सिफारिशें करी? ध्यान देना है, शिक्षकों की योग्यता और वेतन का मानकीकरण, शिक्षकों के लिए अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण, शिक्षकों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त करना, शिक्षकों के राजनीतिक अधिकारों को सीमित करना। What kind of recommendation did the Radhakrishnan Commission make for teachers? Okay, standardization of qualification and salary of teachers, compulsory technical training for teachers, appointing teachers in government services, या फिर restricting the political rights of the teachers। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों की योग्यता और वेतन का मानकीकरण। यानी कि शिक्षकों की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका वेतन क्या होना चाहिए, उसका मानकीकरण, इससे संबंधित सिफारिशें राधाकृष्ण आयोग ने की थी। तो जैसे हम बात करते हैं योग्यता का मानकीकरण, तो योग्यता का मानकीकरण से अर्थ ये था, उन्होंने बोला कि भाई जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए जो योग्यता है और जो प्रशिक्षण है उसके उच्च मानक निर्धारित करने चाहिए, यानी कि हाई स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि जो योग्य शिक्षक हैं और समर्पित शिक्षक हैं वही लोग इस क्षेत्र में आ सके, उन्हीं का ही यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। यानी कि जो स्टैंडर्ड है, जैसे हम भाई एक टीचर बनना चाहते हैं तो क्या मानक है हमारे, ठीक है, हमें पीजी होना चाहिए, जैसे आप लेक्चरर बनना चाहते हैं और साथ में बीएड होना चाहिए, तो जो मानक हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे आपका एग्जाम हो रहा है तो आप यूकेपीएससी आपका एग्जाम करवा रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, फिर मेंस हो रहा है, फिर क्वालिफाई, तो इस तरह के मानक है, तो उच्च मानक निर्धारित करने की बात करी कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं। इसके अलावा वेतन का भी स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ाया कि पहले वेतन कम हुआ करते थे, इन्होंने जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं, महाविद्यालय के टीचर्स हैं और विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं, उनके जो वेतन है उनको बढ़ाने की बात करी, इनको उसको उचित बनाने की बात करी और समान रूप से तय करने की सिफारिश उन्होंने की थी, ताकि जो टीचर्स हैं उनको आर्थिक रूप से स्थिरता मिल सके, ठीक है, और वे फिर अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सकें। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शोध के लिए क्या सिफारिश की गई। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर, शोध के लिए विशेष विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी है, शोध को केवल विज्ञान के क्षेत्र तक सीमित करना है, स्नातकोत्तर स्तर पर शोध को बढ़ावा देना है, या फिर शोध में विदेशी विश्वविद्यालयों से साझेदारी करना है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रमोटिंग रिसर्च एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो केवल छात्रों को विषय की जानकारी नहीं देनी है, उसके साथ उन रिसर्च को बढ़ावा देना है, ठीक है, अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ये इनका मोटिव था, ठीक है, छात्रों को शोध के लिए प्रेरित करना है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर नहीं दिया। अब ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षा पर इन्होंने जोर नहीं दिया। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ललित कला शिक्षा या फिर राजनीतिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, फाइन आर्ट एजुकेशन या फिर पॉलिटिकल एजुकेशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए पॉलिटिकल एजुकेशन पर यानी कि राजनीतिक शिक्षा पर इनका ध्यान नहीं था, ठीक है, इनका जो मुख्य जो था, जो मेन जो इनका फोकस था वो यही था कि नैतिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, ललित कला की शिक्षा दी जाए, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ओके, अकादमिक स्वतंत्रता दी जाए, शोध पर ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक शिक्षा को दोस्तों प्राथमिकता नहीं दी थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक शिक्षा। अब कुछ आरटी की क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आरटी अधिनियम के तहत पे स्कूलों को किस प्रकार की पहचान मिलनी आवश्यक है? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। आरटीई अधिनियम 2009, राज्य सरकार से अनुमोदन, किसी भी स्वायत्त संस्था से, केंद्र सरकार से अनुमोदन या फिर स्थानीय प्रशासन से अनुमोदन। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉग्निशन आर स्कूल रिक्वायर्ड टू गेट अंडर द आरटीई एक्ट? अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम द ऑटोनोमस बॉडी, अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अप्रूवल फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि अगर कोई स्कूल है वो आरटीआई के दायरे के अंतर्गत आता है तो उसको किससे अनुमोदन मिलना चाहिए, ये इसका सिंपल सा प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरटीई अधिनियम के तहत में अगर कोई स्कूल आता है, उसको पहचान मिलती है, तो वो राज्य सरकार से उसका मान्यता प्राप्त करना उसको आवश्यक है, ठीक है। तो अगर जो आरटीई अधिनियम है उसके अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, तो उनको स्थानीय या फिर जो आपकी राज्य सरकार है उससे मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। इसी से ही स्कूल को जैसे चलाने की अनुमति मिलती है। आप स्कूल को रन करना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार से अनुमोदन आवश्यक है। अगला देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता तो क्या होगा? उन्हें अगले सत्र में फिर से प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें केवल विशेष स्कूल में भेजा जाएगा या फिर उन्हें अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थित होना होगा। सो व्हाट आर द प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन हु ड्रॉप आउट द स्कूल अंडर आरटी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट है, उन्हें उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में दोस्तों प्रवेश किया जाएगा। अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है, ठीक है, तो वो फिर से स्कूल में दाखिला लेगा और उसकी जो उपयुक्त उम्र होगी, ठीक है, उसके अनुसार ही उसे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बच्चे ने अगर 5th में छोड़ दिया है, अब उसकी एज 5th के बच्चों से ज़्यादा होगी तो उसको दोबारा से 5th में बैठाएंगे। उसको जो उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको जिस कक्षा में होना चाहिए
उस कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा, ये इसका प्रावधान है। अगला देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक या सदस्य संरक्षक होने चाहिए? ठीक है, अभिभावक संरक्षक मतलब ये है कि जो एसएमसी यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति बनती है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें कितना परसेंट पेरेंट्स होने चाहिए या कितने परसेंट पेरेंट्स होने चाहिए? जो भी आपकी कमेटी बनेगी, जैसे कमेटी में मान लेते हैं 4 सदस्य हैं, तो उसमें से कितने लोग अभिभावक या संरक्षक होने चाहिए? ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% दोस्तों जो लोग हैं वो आपके एसएमसी के सदस्य होने चाहिए। बेसिकली अगर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है तो 75% अभिभावक या फिर संरक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो 75% सदस्य कम से कम अभिभावक या संरक्षक होने चाहिए। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इसका दोस्तों वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ये प्रावधान क्यों किया गया है? ताकि जैसे मतलब कि अगर जैसे एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें जैसे अगर आपके माता पिता हैं या फिर समुदाय के लोग हैं, तो वे जो भी विद्यालय में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी उसमें फिर वो समुचित रूप से भाग ले पाएंगे, सक्रिय रूप से शामिल हो पाएंगे। जो भी आपका डिसीजन देता है, कई बार क्या होता है कि कई सारे जो डिसीजन होते हैं जो मिलकर लेने होते हैं, तो फिर वो लोग उसमें भी क्या करेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जो भी विद्यालय के संबंध में आपके निर्णय होंगे तो उसमें क्या होंगे, वो विद्यालय के जो भी निर्णय होंगे उसमें क्या होंगे, वे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है ना, जिससे होगा क्या भाई, ऑब्वियसली बात है, जो शिक्षा है उसकी क्वालिटी सुधरेगी और जो स्कूल का संचालन है उसमें भी सुधार हो सकेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका एसएमसी का मुख्य उद्देश्य भी दोस्तों यही है कि जो स्थानीय स्तर पर जैसे स्कूलों का प्रशासन है, प्रबंधन है, तो उसमें अभिभावकों को भी शामिल करना है, उनकी भागीदारी को भी बढ़ाना है। तो बेसिकली एसएमसी इसीलिए बनाई जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपके रूसा पर आधारित है। देखिए, रूसा के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी श्रेणी स्वायत्तता की योजना लागू की गई, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, तो किसके संग मिलकर इन्होंने ग्रेडेड ऑटोनॉमी की योजना लागू की? ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस। तो विथ whom was the scheme of nationwide graded autonomy implemented under रूसा? तो किसके संग दोस्तों इन्होंने, रूसा ने मिलके राष्ट्रव्यापी श्रेणी स्वायत्तता की योजना लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों क्या करता है, एक तरह से अनुदान देता है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को और उससे संबंध महाविद्यालय को। ऐसी दोस्तों राज्य में क्या है, रूसा है। ठीक है, तो रूसा में भी आपका क्या है दोस्तों, जो आपके राज्य के जो विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनकी तरफ से इनकी तरफ से ग्रांट दिया जाता है। तो इन दोनों ने मिलकर एक तरह से राष्ट्रव्यापी श्रेणीबद्ध स्वायत्तता की योजना लागू की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखेंगे, रूसा के तहत राज्यों को प्रदर्शन आधारित अनुदान किस आधार पर दिया जाता है? राज्य की जनसंख्या, राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, केवल राज्य के खर्च के आधार पर, या फिर राज्य में तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता? तो रूसा के तहत पे जो राज्यों को प्रदर्शन आधारित जो अनुदान है वो किस आधार पर दिया जाता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता। ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या से कोई अर्थ मतलब नहीं है, राज्य के खर्च का कोई आधार नहीं है, राज्य में तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता से नहीं, राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता है, उस पर ही उसके आधारित ही अनुदान दिया जाता है। प्रदर्शन आधारित यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट है, मतलब कैसी आपकी परफॉर्मेंस है। तो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, मतलब जैसे भी आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो आपकी क्वालिटी होगी उसके आधार पर ही दोस्तों अनुदान दिया जाता है। वैसे कई सारे मानदंड है कि आपका शिक्षा की कैसी गुणवत्ता है। ठीक है, मतलब कि जो विश्वविद्यालय हैं या जो कॉलेज हैं उसमें जो शैक्षणिक गुणवत्ता है तो वो कैसी हैं, जैसे शिक्षक की योग्यता क्या है, शिक्षक छात्र अनुपात कैसा है और शैक्षणिक प्रदर्शन कैसा हो रहा है। ठीक है, शोध और नवाचार के आधार पर छात्रों का रिजल्ट कैसा है, तो ये आपके किस में आते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के आधार पर क्या होता है, अनुदान दिया जाता है। अगला देखेंगे, रूसा के तहत किस प्रकार के संस्थानों को क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है? क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में किस प्रकार के संस्थानों को विकसित किया जाता है? केवल अनुसंधान संस्थान, केवल उच्च गुणवत्ता वाले स्वायत्त कॉलेजों का समूह, तकनीकी विश्वविद्यालय या फिर केवल
केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आर डेवलप्ड अंडर क्लस्टर यूनिवर्सिटी अंडर रूसा, ठीक है। तो कौन से किए जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ओनली, ग्रुप ऑफ हायर क्वालिटी, ऑटोनोमस कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओनली, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनली, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले स्वायत्त कॉलेज का समूह, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी होती हैं वो विकसित की जाती हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में उन्हीं संस्थानों को विकसित किया जाता है जिनमें हाई क्वालिटी होती है, और स्वायत्त कॉलेजों का जो समूह होता है उन्हीं को दोस्तों इसमें विकसित किया जाता है, ठीक है। तो अब उनके जो मानदंड है वो हमने ऊपर पहले ही बता दिया आपको, ठीक। अगला देखेंगे मुदालियर आयोग पर आधारित, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और थोड़ा जल्दी करेंगे। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को किस प्रकार परिभाषित किया है, रोजगार केंद्रित शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयारी, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी। तो इन्होंने जो मुदालियर कमीशन है किस तरह से सेकेंडरी एजुकेशन को डिफाइन किया था, तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ठीक है। तो भाई मुदालियर आयोग है, इन्होंने दोस्तों इनका जो उद्देश्य भी थे शिक्षा के उद्देश्य वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे, तो इनका यही मानना था कि जो शिक्षा होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा वो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट करे पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखेंगे मुदालियर आयोग ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश करी थी, 10 से 16, 11 से 17, 12 से 18, 14 से 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11 से 17, ठीक है। इन्होंने इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की थी। इन्होंने दोस्तों माध्यमिक शिक्षा को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक था निम्न माध्यमिक, एक था उच्च माध्यमिक, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में चर्चा भी करी, एक बार उसको देखिएगा। इसके बाद देखिए मुदालियर आयोग ने किस वर्ष की परीक्षा प्रणाली की आलोचना करी थी, ठीक है। इन्होंने आलोचना किसकी करी थी, यह आपने ध्यान देखना है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, साप्ताहिक, या फिर ओपन बुक प्रणाली। तो व्हिच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मुदालियर कमीशन। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए वार्षिक परीक्षा प्रणाली ए होगा, ये बी नहीं है, ये गलती से यहाँ पर आ गया बी, कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे। तो ए ऑप्शन इज राइट। मुदालियर आयोग ने दोस्तों जो परीक्षा प्रणाली है, वार्षिक परीक्षा जो प्रणाली, एनुअल एग्जामिनेशन दोस्तों जो सिस्टम होता है ना, इसको दोस्तों इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि इससे बच्चों पर काफ़ी प्रेशर आता है। तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, इसको दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इसकी आलोचना की थी, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों। अगला देखेंगे डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम थी। जो डाइट है, ये डाइट किसके सिफारिशों के क्रम में विकसित हुए या स्थापित हुए। शिक्षा आयोग 1966, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि राधाकृष्ण आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इन्हीं की सिफारिशें थी दोस्तों, इसी के क्रम में जो डाइट है उनकी स्थापना दोस्तों की गई थी। डाइट की स्थापना 1987-88 के अराउंड पे दोस्तों वहाँ पर की गई थी। इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 87 आप मान लीजिए 87 के अराउंड पे डाइट की दोस्तों स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या था कि अगर जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है इसके क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न उपायों का दोस्तों इसमें प्रस्ताव किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और इसी के तहत पे जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए जिला स्तर पर संस्थानों की स्थापना का सुझाव दोस्तों दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो वो जो संस्थान थे वो क्या थे, डाइट थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे पृथक कक्षाओं और संवर्धन कक्षाओं का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि के बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इस पे सेपरेट क्लासेस और एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो किसके लिए होते हैं, फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन विद लो एकेडमिक अचीवमेंट, फॉर गिफ्टेड एंड लो एकेडमिक अचीवमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आगे नहीं गलत है, सी वाला हो जाएगा करेक्ट। देखिए जो प्रतिभाशाली हैं उनके लिए तो दोस्तों जो आपके संवर्धन कार्यक्रम है, एनरिचमेंट प्रोग्राम है, उनके लिए होता है। बाकी जो पृथक कक्षाएं जैसे कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है तो उनके लिए पृथक कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि जब पृथक कक्षाएं संचालित होगी तो इससे क्या होगा, आप इस विशेष रूप से उस बच्चे पर ध्यान देते हैं, जो उसकी जो भी आपकी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो पृथक कक्षाओं का प्रयोग, संवर्धन कार्यक्रमों का जो प्रयोग है वो प्रतिभाशाली और निम्न शैक्षिक उपलब्धि के बालकों के लिए किया जाता है, फॉर गिफ्टेड एंड लो एकेडमिक अचीवमेंट चिल्ड्रन। अगला देखेंगे कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है उसमें क्या गलत है आपने बताना है, ठीक है। संवेगों का अभिमूल्यन, व्यक्तिगत अनुदेशन अधिनियम, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सीखते हैं, तत्कालिक पृष्ठपोषण, एप्रिसिएशन ऑफ इमोशन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लर्निंग,
स्टूडेंट लर्न द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिट्राइवल या फिर इमीडिएट फीडबैक। तो इसका राइट आंसर है समेगो का भी। जब आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है तो दोस्तों उसमें आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तुरंत फीडबैक मिलता है, ठीक है, और एक सीक्वेंशियल प्रोसेस पे दोस्तों आप सीखते चले जाते हैं, लेकिन उसमें एप्रिसिएशन ऑफ इमोशन नहीं आता, समेगो का भी मूल्य नहीं होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, शिक्षा तकनीकों को किसने 3 भागों में बांटा? लुम्सडेन, गेट्स, कॉल्विन या फिर लॉन्गफील्ड। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 भागों में लुम्सडेन के द्वारा दोस्तों बांटा गया था, शिक्षा तकनीकी फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, जिसको हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच के नाम से हम दोस्तों जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, टोली शिक्षण में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज कॉल्ड ग्रुप टीचिंग। जब 2 या अधिक शिक्षक एक छात्र को पढ़ाते हैं, जब 2 या अधिक शिक्षक किसी छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं। तो टीम टीचिंग दोस्तों यही होती है कि जब आपके 2 या 2 से ज्यादा जो टीचर होते हैं वो किसी छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं, बेसिकली क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है। 2 या ज्यादा टीचर एक छात्र को पढ़ाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा टीचर, मतलब एक टीचर की जगह पे क्या होगा, जैसे एक टीचर है वो 30 लोगों को पढ़ाता है, तो अब एक की जगह पे 2 आ जाएंगे, 2 या 3 टीचर आ जाएंगे, तो वही छात्रों के समूह को पढ़ाएंगे, तो उसको हम टोली शिक्षण बोलते हैं। अगला देखेंगे, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लास्ट टाइम ये प्रवक्ता में भी आया हुआ प्रश्न है। तो शिक्षा आयोग दोस्तों, जिसको कि हम कोठारी आयोग के दोस्तों नाम से जानते हैं, ये कोठारी आयोग है। तो इसकी रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट या फिर भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। तो जो शिक्षा आयोग है दोस्तों, इसकी जो रिपोर्ट का नाम है वो है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। इसमें से कुछ प्रश्न तो दोस्तों पूर्व प्रवक्ता परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों, वही हमने लिए हैं। अगला देखेंगे, व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, कला पर या फिर कला विज्ञान पर। जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद पर दोस्तों आधारित है, और व्यवहारवाद अल्टीमेटली किसका पार्ट है? मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान पर दोस्तों ये आधारित है, ठीक है। अगला देखेंगे, शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया था? अगेन दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग पे आया हुआ दोस्तों प्रश्न है। एलन एम रियान ने, बीके पासी ने, आईके डेविस ने या फिर बीएस ब्लूम ने। तो जो 14 स्किल हैं, शिक्षण कौशल, तो शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल्स हैं, इसके 14 कौशलों को दोस्तों एलन और रियान ने दिया था। ये भी दोस्तों आपका पूर्व में आया हुआ प्रश्न है, तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों जरा समय की कमी से मैं थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी वो किया, वरना मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता। हालांकि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा मॉडल पेपर, जो भी हमने चीजें आपको बताई वो आपके अच्छे से समझ में आ गए। तो देखिए 25 प्रश्न आपके बन गए और ऐसे संबंधित आपके कॉन्सेप्ट भी बन गए। तो इस तरह से एमसीक्यू करते करते भी कई सारी चीजें आपकी क्लियर होती है। जो हम चीजें पढ़ाते हैं उनको एक्स्ट्रा को आप जरूर नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। और इसी तरह से इस मॉडल पेपर को अप्रिशिएट करते रहे, दोस्तों के बीच में अपने शेयर करते रहे। इसके अलावा हमारी दोस्तों एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस, ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तुरंत इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको कई सारी चीजें महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।